हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर को जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है और एक्सरसाइज 11.1 होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे वृत्त को, तो उससे ही रिलेटेड हमने बात की थी कि जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है। हालांकि मैंने थोड़ा सा बता दिया था पहले कि परिधि क्या होती है। तो आज हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे कि परिधि और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हो गया एक सर्किल, तो हमें ऐसे तो पता है कि हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि सर्किल क्या है, कैसे क्या है। तो जैसे आपने बॉल देखी होगी, तो बॉल के ऊपर का एरिया जो होता है, जैसे ये परिधि हो गई ना, इसमें ऐसे ऐसे हम बोलते हैं तो ये परिधि हो गई। कभी कभी ये होता है ना कि हम परिधि परिधि सुनते हुए बस रट लेते हैं कि परिधि ये होती है, क्षेत्रफल ये हो गए। कभी कभी हमें मतलब परिधि परिधि कहते हुए तो हम रट लेते हैं कि परिधि जो है, परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगी। तो हम मतलब रट लेते हैं। हमें ये चीज़ जो है एग्जैक्ट हमें क्या होती है कि एग्जैक्ट परिधि क्या होती है। अगर कोई ऐसे में पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो एग्जैक्ट परिधि वो होती है। जैसे हमारे बॉल का हो गया, तो बॉल का जो ऊपरी 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 पूरी परत होती है, जैसे सरफेस, तो इंग्लिश में चलो बोल देंगे हम, लेकिन जो ऊपरी पूरी लेयर होती है उसी को हम परिधि बोलते हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे ये चीज़ है, ठीक है, तो इसकी ये हिस्सा, ये जो पूरी पूरी ऐसे परत ये दी हुई है, तो ये हिस्से हमारी परिधि कहलाते हैं। मतलब क्या है, जो ऊपरी पूरा भाग है ये परिधि कहलाता है। ठीक है, और जब एरिया की बात होगी तो इसमें जितना जितना एरिया ये कैप्चर कर रहा है, ये पूरे एरिया की बात होगी। लेकिन जब परिधि की बात होती है तो परिधि ये होती है, इसके ऊपरी परत जो होती है ये ही हमारी परिधि कहलाती है। और फिर परिधि के बाद आता है हमारा क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल वो होता है जितने एरिया में ये रहेगा। जैसे ये है, ये जितनी स्पेस ले रहा है वो इसका क्षेत्रफल होगा। ये जितनी स्पेस लेगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये होता है क्षेत्रफल। जैसे हमने यहाँ रख दिया तो ये पूरी स्पेस यहाँ से यहाँ तक की ले लिया, यहाँ रखा हमने तो ये पूरी स्पेस यहाँ से यहाँ तक की ले लिया। तो ये क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा ये क्षेत्रफल होगा इसका। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कई फॉर्मूले दिए होते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे जिसे उसके बाद में हमें पता है कि क्या होगा। परिधि हमने जान ली, क्षेत्रफल जान लिया कि क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। और उससे पहले जैसे हमने बताया था कि केंद्र, वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा खींची जाती है जो वृत्त की परिधि तक जाती है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और इसी में अगर दो त्रिज्याएं हो गई तो ये हमारे त्रिज्य खंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय कौन से होते हैं, बड़े वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो उसी तरह इसमें ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, ये हो जाएगा लघु, ये छोटा है तो ये छोटा होगा, तो ये लघु लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा, ये बड़ा है तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, ये लघु हो गया तो ये छोटा है तो ये लघु त्रिज्य खंड। हम एक और सर्किल ले लेते हैं जिसमें जो है दिया होगा, जैसे कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी गई है, मान लो ऐसे ड्रॉ कर दी गई है, लेकिन वो केंद्र से नहीं गई है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त है सिर्फ, क्योंकि इसमें देखो दो त्रिज्याएं जब दी गई होंगी तो तब वो होगा वो त्रिज्य खंड। लेकिन जब त्रिज्या नहीं दी गई होगी, कोई जीवा खींच दी गई होगी, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये दीर्घ लग रहा है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। क्या, वृत्त का खंड है ये, कौन सा, बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड। और ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। लेकिन हमें जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वृत्त खंड, सिर्फ ऐसे बोला जाएगा कि वृत्त खंड त्रिज्य खंड, तो वो हमारे छोटे छोटे वृत्त खंड की बात होगी, ये छोटे लघु छोटे त्रिज्य खंड की बात हो रही होगी। जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया होगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड या दीर्घ वृत्त खंड, तो हमारा ये होता है कि ये दीर्घ वृत्त खंड होगा, लघु वृत्त। अगर सिंपल सा लिखा हुआ है कि सिर्फ वृत्त खंड, सिर्फ लिखा होगा वृत्त खंड या त्रिज्य खंड, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमेशा हम मान लेंगे कि ये है हमारा लघु वृत्त खंड या
लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है, लघु वृत्तखंड या लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है। मतलब जब तक हमें, जब बड़े वाले की बात होगी ना तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक दिया होगा कि दीर्घ वृत्तखंड है या दीर्घ त्रिज्यखंड है, लेकिन जब दिखा होगा सिर्फ वृत्तखंड या त्रिज्यखंड तो मतलब पता चल जाना चाहिए हमें कि ये लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है, लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे लघु त्रिज्यखंड, अब इसको मान लिया, ये हमने ओ मान लिया था, इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले। ठीक है, और यहाँ पे किसी पॉइंट को हम पी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसी पॉइंट को क्यू मान लेंगे। ठीक है, तो हमें सब निकालना है कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का कोण, और यहाँ पे कोई भी एंगल दे दें, चाहे थीटा दे दें या कुछ भी दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने कोई कोण एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल मान लिया, यहाँ पे इसको थीटा एंगल मान लिया है। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का कोण कितना हो गया, कोण ए ओ बी। ठीक है, ये हमने थीटा मान लिया है, इसको हमने थीटा ले लिया है। ठीक है, फिर लिखा है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा, दीर्घ मतलब ए ओ ए क्यू बी। देखो लघु त्रिज्यखंड कौन सा होगा, कोण ए ओ बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूरा क्या, लघु त्रिज्यखंड का कोण है ये, कोण ए ओ बी। इसको चाहे भी थीटा मान लें या फिर मान लेते हैं अभी से। ठीक है, और दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होता है, ये होगा तो हमारा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा पूरा यहाँ तक है ना, तो ए ओ क्यू बी। तो क्या लिख देंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का ओ ए क्यू बी का कोण। अब हम कोण की बात हो रही है तो हमने लघु त्रिज्यखंड का कोण कितना मान लिया था, ए ओ बी। दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का कोण कितना होगा हमारा, देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है हमारी तो 360 होगी। अगर हम एक पॉइंट से यहाँ से घूमते हैं और यहाँ जाते हैं तो हमारा पूरा 360 घूम रहा है। ठीक है, एक एंगल हमने यहाँ पे जब थीटा ले लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मतलब पूरा अगर घूमेंगे तो 360 होगा। तो अगर हम उसका आधा थोड़ा सा पार्ट, अगर हमने किसी को कुछ मान लिया है 360 में से, अगर हमने एक जगह पे थीटा मान लिया है 360 में से ये एक जगह थीटा मान लिया तो कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो इसका कोण हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कोण हो गया, थीटा मान लो। अब थीटा माने हैं तो थीटा का कोण कौन सा मान लेंगे, कोण ए ओ बी। कोई थीटा माने हैं तो चाहे 360 या 360 बराबर हो जाएगा कोण ए ओ बी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जो दीर्घ त्रिज्यखंड की बात होगी वो 360 माइनस जो कोण हम माने होंगे एंगल थीटा वो होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अब केंद्र पर 360 डिग्री अगर कोण बनता है तो लिखते हैं, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बने तो कोण बने तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हो रही है क्षेत्रफल की बात, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बने तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, जब केंद्र पर थीटा कोण बनता है, अब जैसे ये थीटा कोण बन रहा है तो जब केंद्र पर थीटा कोण बने तो कितना क्षेत्रफल होगा उसका, जब केंद्र पर थीटा कोण बने तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री। जब केंद्र पर थीटा कोण बने तब क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा पे कोई एंगल जैसे दे देते हैं, कोई क्वेश्चन में देते हैं कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है त्रिज्या, तो ठीक है, तो क्या होगा 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और समझ में आएगा। ठीक, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर ये तो लिख लिए। तो यहाँ से हो जाएगा, जब केंद्र ऊपर थीटा कोण बने तो क्या हो जाता है हमारा
कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब केंद्र पर थीटा कोण बने तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या है, ये जो है संगत चाप है। इसको जैसे एक लेके ऐसे चाप नहीं मारते हम लोग, तो वैसे क्या ये संगत चाप है, तो संगत चाप की लंबाई कितनी होती है, तो लिखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, थीटा अपॉन में 360 और इंटू में 2 पाई आर। देखो चाप की लंबाई पूछी जा रही है ना, अगर हमारी परिधि की बात होती है तो 2 पाई आर होता है, इसीलिए 2 पाई आर लगा दिए। तो लंबाई की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है, परिधि के मतलब जान है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर होगा। उसके बाद में हमें संपूर्ण वृत्त की लंबाई कितनी होगी, संपूर्ण वृत्त की लंबाई मतलब ये पूरी लंबाई ये पूछी जा रही है, मतलब ये परिधि है, तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर होती है। जब पूछ लिया जाए कभी घुमा के, संपूर्ण परिधि को ही बोल रहे हैं, संपूर्ण वृत्त की लंबाई कितनी होती है हमारी, 2 पाई आर, या फिर इसको परिधि बोलते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई आर, ये हमारी वृत्त की परिधि होती है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण वृत्त। अच्छा, जब हमें एक वृत्त के बारे में पूछा जाए, वृत्त APB का क्षेत्रफल, वृत्त APB मतलब ये क्या हो गया, लघु वृत्त खंड, तो इसका हमें क्षेत्रफल पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा लघु वृत्त खंड APB का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिज्य खंड हो जाएगी। तो त्रिज्य खंड कौन कौन सी है, OAPB, कितना हो जाएगा OAPB, तो क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड OAPB, क्योंकि अभी हम ये जीवा नहीं ले रहे हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा OAPB का क्षेत्रफल। उसके बाद में उससे माइनस, देखो हमें इसका निकालना है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका ले लिए, पूरे का ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का ले लिए, ठीक है। उसके बाद में माइनस OAB क्या कर लिए, उसके बाद में OAB मतलब पहले पूरे का इतने का ले लिए, उसके बाद में इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ये निकल आएगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये होता कितना है OAPB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहे हैं, तो कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं वृत्त APB का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल फिर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या होता है, 1 इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल वृत्त का APB मतलब APB का क्षेत्रफल निकालने के लिए।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, देखो परिधि बोल दी गई कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो परिधि, अब देखो एक सर्कल दे दिया गया, उसमें चतुर्थांश बोला गया, मतलब पहले इसके 4 पार्ट कर लेते हैं हम। 4 पार्ट हो गए हैं। अब हमें किसकी बात करी गई है? इसकी बात करी गई है, ये इस पार्ट की बात हो रही है। तो हमें इस पार्ट की जब बात हो रही है तो ये क्या बना रहा है? ये तो सबसे पहले हमारा 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है? एक चतुर्थांश कितना हो रहा है? 90 डिग्री बना रहे हैं। और सबसे पहले हमें दिया क्या गया है? हमें वृत्त की परिधि दे दी गई है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि कितनी दी गई है हमें? होती कितनी पहले? तो 2πr। दी कितनी गई है? 22 सेंटीमीटर। तो हमने 22 सेंटीमीटर लिख लिया, 2 × πr। अब देखो क्वेश्चन में जब तक पाई की वैल्यू 3.14 दी ना जाए तब तक हम 3.14 नहीं लिखेंगे। हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 यही लेके चलेंगे। जब क्वेश्चन में दे दिया गया होगा स्पेशली कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। 22/7 ही लेंगे हमेशा। ठीक है, जब बोला जाएगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तभी लेंगे। तो 22 दे दी गई है वैल्यू इसकी, हम जो है 2 × 22/7 यहाँ लिख लेते हैं इंटू आर। देखो 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, और बचा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 7 बचा, तो हम इसको इधर लिख देंगे 7/2 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? मतलब हमें ये और ये पता चल गई, कितनी आ गई? 7। तो आर, हमें आर की वैल्यू पता चल गई, r = 7/2। तो आर की वैल्यू जब पता चल गई तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो अब हमें देखो चतुर्थांश ये कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। मतलब हमें एक त्रिज्यखंड, ये नहीं लग रहा है कि चतुर्थांश बना रहे हैं, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। तो कितना? ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो लिख देंगे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा? θ/360 × पाई r² होता है। तो देखो थीटा कितना है हमारा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 360। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 लिख देंगे। और आर की वैल्यू कितनी आई है ना? 7/2। तो 2 बार लिख देंगे 7/2। एक बार ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार में कैंसिल होगा, 0 से ये 0 गया, 9। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा? इसको 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, 77/8। तो ये हमारी आ रही 77 आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे? अभी कुछ तो बाकी रहेंगे। 4 आया था ये, 8 आया था ये, तो ये आ रहा है 77/8 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 77/8। और यूनिट लगा देंगे इसको सेंटीमीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सुई की जितनी भी जो है वो लंबाई होती है वो हमेशा त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई हमें आधी ही दी होती है, केंद्र से होती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। में रचित 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6। तो मतलब क्या है? 6 तक आते होते कितना? 180 बना लेती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 180 बना ली तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ये 30, ये 30, ये 30, 30 को 6 से 6 टाइम्स गया तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 180। मतलब एक बार में कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट मतलब 1 बजे यानी 5 मिनट में कितना जो है घूमी? 30 डिग्री घूमी। 10 मिनट में कितना घूमती है? तो 60 डिग्री हो जाता। और ऐसे करके हम मतलब 30 बढ़ाते जाते हैं। 6 बार में करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरह इसी के एवरेज से हम निकाल लेते हैं कि जो है तो एक बार में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का 180 बनाई ना, तो 180 बनाई है मतलब 180 6 टाइम्स बनाई है। तो एक बार में कितनी जाएगी? यहाँ पे 180/6 कर देंगे, एक बार में जाएगी। ठीक है, अब इसी टाइम में अगर हम करेंगे हमें कितने 5 मिनट में ले जाना है तो कितना? एक बार में गई है तो कितना हो जाएगा? ये 30। तो मतलब एक पर गई कितने में? 30। इसी की जगह पे अगर हमें 2 पे ले जानी है सुई तो कितने पे जाएगी? 180
अगर 2 पे ले जानी है तो कितनी होती, 180/6 हो जाता। ये 2 बार में जानी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो 6 3 जा, उसके बाद में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाती तो 60 हो जाता। तो इस तरह से हमने इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वरना ऐसे निकाल सकते हैं कि 180 गया 6 टाइम में, तो एक टाइम में कितना जाएगा, 30 जाएगा मतलब। ठीक, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये याद करिएगा कि एक अगर 5 मिनट में दिया गया तो 30 सेकंड होगा, 30 डिग्री होगा, और 10 सेकंड की बात होगी तो 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 30 बढ़ता चला जाएगा, और पूरा घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो क्या दिया है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है, आर हमें पता है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करने में हमारे लिए कितना डिग्री बन रहा है 5 मिनट में, 30 डिग्री, 360 हो गया इंटू पाई, पाई में 22/7, आर की वैल्यू कितनी हमारी 14, तो 2 बार लिख लेंगे। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12, फिर ये इससे कैंसिल 6, और फिर ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, तो हो जाएगा टोटल हमारा कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 154, 15 16 17 15, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 154/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या निकल गया, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या है, 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं।